चालबाज मौसी। रंजू बहन की बहू सृष्टि बहुत संस्कारी थी। दोनों सास बहू बड़े प्यार से रहती और मिलजुल कर घर का काम करती थी। पर ये बात कईयों को तो अच्छी लगती लेकिन कई लोगों को तो जलन का कारण बन गई थी। एक दिन सृष्टि से मिलने उसकी सहेली घर आती है। अरे सृष्टि, तू तो बड़ी अच्छी लग रही है। यहाँ तो घर का सारा काम करते करते हालत ही खराब हो जाती है। अपने ऊपर ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिलता। तू तो बड़ी किस्मत वाली है। सृष्टि इस बात से हमेशा खुश रहती थी कि उसे एक अच्छा ससुराल मिला है। लेकिन एक दिन रंजू बहन की दूर की मौसी उसके साथ रहने आती है। अरे तू क्यों सारा दिन घर का काम करती है? बहू को बोला कर घर का काम किया करे। अरे है तो वो भी बेटी की तरह ही ना, और मिलजुल कर काम जल्दी हो जाता है। तू तो बड़ी सीधी है। देख कैसे मटक मटक के सारे घर में घूमती है तेरी बहू। मेरी बहू होती तो इस वक्त मेरा पैर दबाती। क्या ये तेरे पैर दबाती है? पैर तो कभी नहीं दबाए इसने मेरे। ये सुनकर रंजना मौसी समझ जाती है कि उसने अपना काम कर दिया। अब जल्दी सास बहू में जंग होगी। मौसी मुस्कुराती हुई वहां से निकल जाती है। एक दिन रंजना मौसी सृष्टि से कहती है, तुम्हारे कान के झुमके तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। जरूर तुम्हारी सास ने दिए होंगे। नहीं नहीं मौसी, मेरी माँ ने दिए हैं। अच्छा, फिर तेरी सास मुझे क्यों कह रही थी कि ये झुमके उसने तुम्हें दिए हैं? उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। वैसे तुम्हारी सास ये भी कह रही थी कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तभी उस बेचारी को सारा दिन तुम्हारे साथ काम करने के लिए किचन में लगना पड़ता है। ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे खाना बनाना नहीं आता। अरे मैंने तो खुद उन्हें खाना बनाना सिखाया है मौसी। रंजना मौसी वहां से चली जाती हैं। किचन में सृष्टि खाना बना रही होती है कि तभी उसकी सास वहां आ जाती है और वो कहती है, आज मेरे पैर में बहुत दर्द है, खाना तू ही बना ले। और वैसे भी मैंने सुना है कि मुझे खाना बनाना तो तूने सिखाया है। हाँ माँ जी, सुना तो आपने सही है। वैसे मैंने भी बहुत कुछ सुना है, लेकिन क्या बोलूं। दोनों सास बहू को झगड़ते देख बाहर खड़ी रंजना मौसी मुस्कुराने लगती है। बड़ी आई थी प्यार से रहने वाली। इन्हें कोई बताए सास कभी माँ नहीं बन सकती और ना ही कभी बहू बेटी। शाम को रंजना मौसी सृष्टि को बुलाती है। अरे सृष्टि बेटा, जरा एक कप चाय तो दे दे। मौसी, चाय आप माँ जी से ही ले लीजिए, मैं किचन में पैर भी नहीं रखूंगी। वैसे भी मुझे कहाँ आता है चाय बनाना। तभी वहां रंजू आ जाती है। वो सृष्टि की बात सुन लेती है। हाँ हाँ बहू रानी, तुझे तो कुछ नहीं आता। रंजना, तो तू एक काम कर, तू ही चाय बना ले। और हाँ, सृष्टि को भी चाय दे देना। इसे क्या लगता है ये चाय नहीं बनाएगी तो क्या हम चाय नहीं पिएंगे? अरे हम पिएंगे भी और पिलाएंगे भी। रंजना मौसी थक कर उठती है। ठीक है रे रंजू दीदी, आप जैसा बोले। रंजना चाय बनाकर लाती है और सोफे पर बैठी सृष्टि और रंजू को चाय देती है। अच्छा, मैं थोड़ा मंदिर तक जा रही हूँ, रात में देर हो जाएगी आने में। रंजना देर रात घर आती है तो सृष्टि को आवाज लगाती है। अरे बहू रानी, कुछ खाने को तो दे दे, बहुत जोर से भूख लगी है। मैंने कोई खाना बना नहीं बनाया मौसी। वैसे भी आपकी बहन तो कहती है ना कि मुझे खाना बनाना आता ही नहीं। हे भगवान, अब यह फिर से ना शुरू हो जाए। तभी वहां रंजू आ जाती है। रंजू, आज खाना तुम ही बना लो, और हाँ, थोड़ा खाना सृष्टि को भी दे देना, ताकि इसे भी पता चले कि हमारे यहाँ खाने का स्वाद क्या होता है। रंजना बेचारी किचन में जाकर पूरे घर का खाना बनाती है। जब वो खाना बनाकर बाहर निकलती है तो सास बहू टेबल पर बैठकर उसका इंतजार कर रही होती हैं। लाओ लाओ रंजू, जल्दी खाना लाओ, बहुत जोर की भूख लगी है। सास बहू खाना खाकर अपने अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह
रंजू रंजना के कमरे में जाती है। अरे रंजू, अभी तक सो रही हो? जरा नाश्ता तो बना दो। तुम्हें तो पता है ना कि बहू आजकल किचन में पाँव भी नहीं रखती। पता नहीं किसने उसके कान भरे हैं। चलो अब उठो और नाश्ता बनाओ। और हाँ, सृष्टि को भी दे देना खाने के लिए। अरे उसे भी तो पता चले कि हमारे घर का नाश्ता कैसा होता है। मैं नीचे जा रही हूँ, जरा जल्दी वक्त पर आ जाना। हाँ। रंजना नीचे उतरती है और उसके हाथ में सूटकेस होता है। अरे रंजू, कहाँ जा रही हो? नाश्ता नहीं बनाओगी? अरे मौसी, बहुत जोर की भूख लगी है, नाश्ता अभी तक नहीं बना। अरे मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, मैं तो घर जा रही हूँ। तुम सास बहू के चक्कर में मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे अरे मौसी, कहाँ जा रही हो? तुम चली जाओगी तो हम सास बहू को खाना कौन खिलाएगा? रंजना मौसी भागते हुए कहती है। अरे मेरे बस की नहीं है, मुझे माफ करो। मैंने तो गलती कर दी तुम दोनों के बीच में झगड़ा लगाकर। रंजना मौसी के जाने के बाद रंजू सृष्टि से कहती है। बढ़िया आई थी हमारे बीच लड़ाई लगवाने वाली। अरे कौन कहता है कि सास माँ और बहू बेटी नहीं बन सकती? सही कह रही हैं माँ। अगर ऐसे भड़काने वाले लोगों से दूर रहा जाए तो हर सास माँ और हर बहू बेटी बन सकती है। आलसी दामाद। अरे साले साहब, जरा मुझे टीवी का रिमोट तो पकड़ाना। अब मुझसे उठा नहीं जा रहा और आईपीएल शुरू होने वाला है। हाँ। क्या जीजाजी, सामने पड़ा रिमोट भी आपसे उठाया नहीं जा रहा? सारा दिन बस टीवी देखते रहते हो। मैंने कितनी बार कहा है कि आप मेरे साथ ऑफिस चला करिए। अच्छा बेटा, अब हमारे ये दिन आ गए कि तुम सिखाओगे हमें। अरे जाओ जाओ, अपना काम करो। दीपक जानता था कि उसकी बातों का मुरारी लाल पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। फिर वो वहाँ से चला जाता है। बड़ा आया था मुझे ज्ञान बांटने। फिर मुरारी लाल टीवी देखने में मग्न हो जाता है। अरे कोहली आउट, कभी तो आईपीएल में चल जाया कर। हैं? मुरारी लाल पैसे और मौज मस्ती से बढ़कर दुनिया में किसी और चीज को अहमियत नहीं देता था। वो उल्टे सीधे कामों में अपना सारा दिन बिता देता था। घर का एक दामाद होने के कारण कोई उसे कुछ नहीं कहता था। फिर एक दिन मुरारी लाल अपनी सास से कहता है। अरे सासू माँ, आज मैं बाजार जा रहा हूँ, एक लैपटॉप लेने की सोच रहा हूँ। अब मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं कुछ नया काम शुरू करने की सोच रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है दामाद जी, तुम रुको, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। फिर वो तिजोरी से पैसे निकालकर मुरारी लाल को दे देती है। मुरारी लाल सारे पैसे जेब में डालकर वहाँ से चला जाता है। शाम को मुरारी लाल सोफे पर बैठा पबजी खेल रहा होता है। हाँ हाँ, बस बस भाई, थोड़ा और आगे जा। रुक रुक, मैं अभी आ रहा हूँ। अचानक कमरे में मुरारी लाल की पत्नी सावित्री आ जाती है। तो ये है आपका लैपटॉप। उफ, आप तो मेरी माँ से कहकर गए थे कि मैं लैपटॉप लेने जा रहा हूँ, कोई नया बिजनेस शुरू करना है। अरे भाग्यवान, इस फोन की बैटरी बहुत अच्छी है, मैं इसमें आराम से सारा दिन पबजी खेल सकता हूँ। अब चलो यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। हाँ हाँ जाती हूँ, वैसे भी मुझे पत्थर से सर फोड़ने का कोई शौक नहीं है। फिर सावित्री गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इस घर में एक से एक नमूने हैं, जिसे देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है। मुरारी लाल रोज किसी न किसी बहाने से अपनी सास से पैसे लेता और बाहर जाकर मौज मस्ती में सारे पैसे उड़ा कर आ जाता। एक दिन उसके ससुराल का पुराना वकील उनके घर आता है और मुरारी लाल की सास से कहता है। माँ जी, मैं अगले हफ्ते प्रॉपर्टी के सारे पेपर बनवा कर ले आऊंगा और दीपक बेटा के दस्तखत करवा कर सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करवा दूंगा। मुरारी लाल वहीं पास में खड़ा वकील की सारी बातें सुन लेता है। तो ये बात है, सारी प्रॉपर्टी उस बेवकूफ दीपक के नाम हो जाएगी, लेकिन मेरा नाम भी मुरारी लाल है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगले दिन हरिया वकील के साथ सारे कागज तैयार करवाकर मुरारी लाल के पास आ जाता है। मुरारी लाल उसे लेकर अपनी सास के पास जाता है और सास से कहता है।
माँ जी, मैंने फैसला कर लिया है कि अब से इस घर की सारी जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर उठाऊंगा। बस ये कुछ कागजातों पर आप अपने दस्तखत कर दीजिए। अरे बेटा मुरारी, इसी दिन का तो मुझे कब से इंतजार था। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। मैं अभी इन कागजातों पे दस्तखत कर देती हूँ। कागजातों पर दस्तखत होते ही सारी प्रॉपर्टी मुरारीलाल के नाम हो जाती है। अगले दिन मुरारीलाल दीपक से कहता है, दीपक, कल से तुम्हें दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने नए लोगों की भर्ती शुरू कर दी है। तुम अपने लिए कहीं और नौकरी ढूंढ लो, और हाँ, रहने के लिए भी कोई दूसरी जगह देख लो। तभी वहाँ मुरारीलाल की सास आकर कहती है, ये सब तुम क्यों कर रहे हो बेटा मुरारी? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हम तो तुम्हारे अपने हैं। अरे माँ जी, मैं तो सिर्फ पैसों को अपना मानता हूँ। पैसा है तो सब कुछ है, और वैसे भी ये सब मैं अपने अच्छे भविष्य के लिए ही कर रहा हूँ। तभी मुरारीलाल की पत्नी सावित्री गुस्से में कहती है, सुनो जी, मेरी माँ और भाई अगर इस घर को छोड़कर जाएंगे तो मैं भी उनके साथ अपने बेटे को लेकर चली जाऊंगी। आप अच्छी तरह से सोच लीजिए। लेकिन सावित्री की बातों का मुरारीलाल पर कोई असर नहीं पड़ता। उसके सर पर तो दौलत का नशा सवार होता है। हाँ, ये तो और अच्छी बात है। कम से कम ये रोज रोज की तुम्हारी किटकिट तो नहीं सुननी पड़ेगी। अगले दिन दीपक सभी को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर मुरारीलाल उस घर में अकेला रहने लगता है। कुछ दिन तो उसके मजे से गुजर जाते, लेकिन धीरे धीरे उसका अकेलापन उसे काटने को दौड़ता है। वो समझ जाता है कि परिवार के बिना जिंदगी जीने में कोई मजा नहीं है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। फिर मुरारीलाल अपनी पत्नी के पास जाकर उससे माफी मांगता है और सब लोग उसे माफ कर देते हैं। तभी मुरारीलाल का साला कहता है, जीजाजी माफी मांगते अच्छे नहीं लगते। इस काम के लिए हम साले हैं ना। शिक्षा, हमारे रिश्ते पैसों से कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। अंधी बहू और सास। किशनपुर गांव में प्राची नाम की एक औरत अपने बेटे कुणाल और बहू सुधा के साथ रहा करती थी। सुधा स्वभाव से बहुत ही कामचोर होती है और आए दिन काम न करने के नए नए बहाने बनाती रहती है, जिसकी वजह से अक्सर घर में कलह भी हो जाया करती है। अरे बहू, तुमने बर्तन क्यों नहीं किए? वो माँ जी, मेरी उंगली कट गई थी सब्जी काटते वक्त, इसलिए नहीं कर पाऊंगी। तो क्या हुआ, बर्तन तो कर ही सकती हो। नहीं ना माँ जी, सर्फ लगने से कटे हुए भाग में दर्द हो जाएगा। आज के लिए बर्तन आप ही कर लीजिए। इस तरह से सुधा रोज काम ना करने के नए नए बहाने ढूंढ ही लेती है। सुधा कुणाल के आते ही काम करने का दिखावा करती और उसके जाते ही वापस से नया नाटक करती। माँ, मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है, अब जल्दी से नाश्ता दे दो। जी, आप माँ जी को क्यों बुला रहे हैं? मैं अभी आपके लिए आलू के पराठे बना देती हूँ। अरे वाह सुधा, जब से तुम आई हो माँ को कितना आराम मिल गया है। तुम सच में बहुत अच्छी बहू हो। प्राची सुधा की इस आदत से बहुत ही परेशान होती है, मगर वो कुछ भी नहीं कर पाती। इधर सुधा काम न करने का रोज एक नया बहाना ढूंढ लेती। अब कोई ऐसा बहाना बनाऊंगी जिससे माँ जी की चिकचिकी खत्म हो जाए और वो मुझे काम के लिए बोलना ही छोड़ दे। सुधा रसोई में जोर जोर से चिल्लाने का नाटक करती है और प्राची भागी भागी उसके पास आती है। क्या हुआ बहू? पता नहीं क्या हुआ माँ जी, अचानक आंखों में कुछ चला गया, दिखाई नहीं दे रहा मुझे। अरे कैसी बातें कर रही हो? आंखों को अच्छे से धोकर मसलो ना। आंखों को बहुत बार धो लिया मैंने, मगर कुछ भी नहीं दिख रहा अभी। और इस तरह उस दिन से सुधा अंधी होने का नाटक करने लगती है और घर का सारा काम प्राची के सर आ जाता है। वो समझ भी नहीं पाती कि आखिर सुधा को हुआ क्या। इधर सुधा की ऐश हो जाती है। वो अब बिस्तर पर बैठे बैठे हुक्म चलाती रहती है। माँ जी, जरा चाय तो पिला दीजिए ना।
हाँ बेटा। प्राची को शक हो जाता है कि सुधा नाटक कर रही है और वो अपने तरीके से पता लगाने की कोशिश करती है। प्राची घर में आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाती है। देखिए ना डॉक्टर साहब, मेरी इतनी प्यारी बहू को न जाने किसकी नजर लग गई। हुआ क्या? अरे देख ही नहीं पा रही वो तो। क्या हुआ है आपको? पता नहीं डॉक्टर साहब, कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। ठीक है, मैं चेकअप करता हूँ। क्या हुआ है इसे? चेकअप में तो कुछ भी नहीं निकला है। इसका मतलब मेरा शक सही था, ये सिर्फ नाटक कर रही है। फिर भी डॉक्टर साहब कोई तो इलाज होगा ना? सुधा घबरा जाती है। माँ जी, आप क्यों मेरी आंखों के पीछे पड़ गई हैं? मैं जिंदा हूँ, क्या ये काफी नहीं है? आंखें भी ठीक हो जाएगी ना धीरे धीरे। नहीं बहू, तुम तकलीफ में हो ये मैं देख नहीं पा रही। डॉक्टर साहब आप देखिए ना, कोई तो इलाज होगा इसका। मुझे कोई इलाज नहीं करवाना। मेरी आंखें भगवान की मर्जी की वजह से गई है और उनकी मर्जी की वजह से वापस आ जाएगी। देखिए, मैं दवाई लिख देता हूँ और आप इनको क्लिनिक पर ले आना। डॉक्टर तो चला जाता है, मगर सुधा अपने बिस्तर से टस की मस नहीं होती और अगले कुछ दिन भी प्राची को ही काम करते रहना पड़ता है। पानी सर के ऊपर से गुजर गया है, ये ऐसे नहीं सुधरने वाली। कुछ दिनों बाद प्राची कुछ काम से घर से बाहर गई होती है। हे भगवान, बहुत तेज भूख लगी है। पता नहीं माँ जी कब तक वापस लौटेगी, तब तक अपने लिए कुछ बना ही लेती हूँ। सुधा कुछ बना ही रही होती है कि तभी प्राची अचानक से लौट आती है। हे भगवान, माँ जी तो बहुत जल्दी लौट आई। जल्दी जल्दी चूल्हा बुझाने के चक्कर में उसके पल्लू में आग लग जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये आवाज कैसी? प्राची भागी भागी रसोई की तरफ आती है। अरे बहू, ये आग कैसे लगी और तुम यहाँ क्या कर रही थी? पहले मुझे बचाइए माँ जी। प्राची फटाफट उसके ऊपर एक चद्दर डाल देती है और आग बुझाती है। सुधा के अंधे ना होने का सच अब सामने आ जाता है और वो प्राची से आंखें नहीं मिला पाती। ये सब क्या है बहू? मुझे माफ कर दो माँ जी। मुझे तुम पर शक पहले से ही था बहू, मगर काम चोरी इस कदर भी ना करो कि खुद को ही नुकसान हो जाए। ये हमारे घर का ही तो काम है ना बहू। अब और शर्मिंदा मत कीजिए माँ जी, मैंने आपको इतना तंग किया हमेशा, फिर भी आपने मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं बहू, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए ना तो उसे भूला नहीं कहते। चल अब अपने हाथ की चाय तो पिला दे जरा। जी माँ जी। कपड़े धोने वाली बहू। शादी के पहले से ही विभा को कपड़े धोने का बड़ा शौक था। कभी नल के नीचे तो कभी तालाब के पास। अरे मेरी नीली वाली लुंगी नहीं दिख रही है। विभा की अम्मा, कहाँ रखी है लुंगी? अरे वो तो विभा ने परसों ही धोकर रखी थी आपकी अलमारी में, देखो वहीं होगी। वो ना मैंने आज धो दी, मुझे लगा कि गंदी हो गई होगी। अरे कैसे गंदी हो गई थी, उसे तो मैंने पहना भी नहीं। हे भगवान, इस लड़की के कपड़े धोने की आदत से परेशान हो गया हूँ मैं। जितना तो घर में राशन नहीं आता उससे कहीं ज्यादा डिटर्जेंट पाउडर का खर्चा है। इसकी शादी करवा दो, शादी। जाए अपने घर में ही करे काम, फिर चाहे घर के कपड़े धोने हो या पूरे गांव के। हाँ ठीक बोल रही हूँ, देखता हूँ मैं कोई लड़का। वो दिन भी आ जाता है जब विभा को देखने लड़के वाले आ जाते हैं। लड़की मुझे अच्छी लगी। होने वाली सास कहती है, बेटी अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। वैसे तो हमारी लड़की बहुत ही शर्मीली है, जो बोल दो वो मान लेती है, इसे क्या पूछना होगा। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, मुझे इन लोगों के घर रहना है, सवाल तो कई है। हाँ हाँ बेटा, पूछ लो ना, क्या पूछना है। आप लोगों के घर कपड़े कौन धोता है? सास का मुंह बन जाता है। देखो, अगर तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें कपड़े धोने नहीं आते तो सुन लो, कपड़े मैं ही धोती हूँ, लेकिन तुम्हारे आ जाने के बाद मैं रुमाल तक नहीं धोऊंगी। अरे चुप रहना भाग्यवान, बहू बेचारी घर आई नहीं, उसे डराना शुरू कर दिया। वो क्या है ना बिटिया, अभी तक तो ये कल्लू की माँ ही धोती थी, लेकिन अब तुम्हारे पापा तो दहेज में वॉशिंग मशीन देंगे ही। तभी विभा की माँ बोल पड़ती है,
सवाल भी पूछा तो क्या। वैसे भाई साहब, मशीन की तो फिर भी कपड़े धोने की कैपेसिटी होती है। मतलब जो बिटिया दे रहे हैं ना विभा, इसे कपड़े धोने का बहुत शौक है। ये आप लोगों के क्या, आस पड़ोस गांव मोहल्ले सबके कपड़े धो दे और उफ तक ना करे। बाहर देखा नहीं आपने कितने कपड़े सूख रहे हैं? सब हमारी बिटिया ने ही तो धोए हैं। बस भी करो ना अम्मा, शर्म आ रही इतनी तारीफ सुनकर। और तो और एक दाग निकाल कर दिखाओ तो मान जाऊं। हाँ अच्छा, माफ करना बेटा, मैंने गलत समझा। हमें तो रिश्ता बहुत पसंद है। और ऐसे जुड़ जाता है रिश्ता कपड़े धोने का शौक रखने वाली विभा का। उसकी शादी हो जाती है कोयला फैक्ट्री में काम करने वाले कल्लू के साथ। शादी के बाद अचानक विभा चिल्लाती हुई सास के पास आती है। सासू माँ, अरे सासू माँ कहाँ है आप? ये तो धोखा है, धोखा दिया आप लोगों ने मुझे। इसे ससुर के चक्कर के बारे में पता चल गया। अरे तो उसमें तुझे क्यों धोखा मिला है? अरे नल में पानी नहीं आता, कपड़े कैसे कब धुलेंगे? अच्छा, तू पानी नहीं आ रहा उसकी बात कर रही है। तो आपने क्या सोचा? कुछ नहीं। अच्छा, तेरी माँ ने कहा था कि कपड़े धोने का शौक है तुझे, याद आया मुझे। शौक बोलकर कपड़े धोने वाले मेरे जुनून को कम ना आके सासू माँ, कपड़ा धोना मेरा गुरूर है। तभी पति भी वहाँ आ जाता है। अभी मैंने इसे सनी देओल की फिल्म दिखाई है, उसी के डायलॉग मार रही है माँ। अच्छा सुन, साफ साफ बता रही हूँ, पानी सुबह 4 से 6 और शाम को 10 से 12 आता है, समझी? विभा टाइमिंग सुनकर हैरान हो जाती है। ये क्या भूतों का मोहल्ला है? सुबह 4 बजे उठकर कौन कपड़े धोता है? 4 बजे टंकी में पानी जाता है, फिर सारा दिन धोना ना, किसने मना किया? अरे कैसी बात कर रही हैं? 200 लीटर की टंकी में कितने कपड़े धो लूंगी मैं? सुबह ही उठ जाऊंगी मैं। अब क्या था, विभा सुबह 4 से लेकर रात के 12 बजे तक कपड़े ही धोती रहती। एक रोज सास पड़ोस से निकलकर कहीं जा रही होती है कि साथ वाली कहती है, हाँ कल्लू की माँ, जरा ये बताओ कि 2 साड़ी है, 2 ब्लाउज और एक पेटीकोट और एक नाड़े वाला लंबा कच्छा। हाँ तो? अरे तो क्या, कितना लोगी धुलाई ये बताओ। धोबन दिख रहे हैं हम क्या? हमारे पति सरकारी नौकरी से अभी रिटायर हुए हैं और बेटा सुपरवाइजर है कोयला फैक्ट्री में। धोबन समझ रखा है हमें? हाय रे कल्लू की अम्मा, माफ कर दो, वो तो मोहल्ले में यही सब बता रहे थे कि तुमने बहू को कपड़ा धुलवाने के काम में लगा दिया है। सास को पड़ोसन की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो घर पहुंचती है जहां घर के बाहर ही इतने सारे कपड़े सूख रहे होते हैं जितने कि किसी धोबन के घर पर। अरे ओ कल्लू की दुल्हन, बाहर निकल। माँ जी यहीं आ जाओ, बाथरूम में चादर धो रहे हैं हम। अरे अभी हम धोते हैं, तुमको बाहर निकलो। ये आस पड़ोस वाले बोल रहे हैं कि हम बहू से कपड़े धुलवा कर उसे कपड़ा धोने वाली बना दिए हैं। अरे छोड़ो ना माँ जी, किन लोगों की बातों में आती हो? आस पास के लोगों का तो काम ही होता है कि वो किसी तरह सास बहू को लड़ा दे। बहू सारे घर के कपड़े धोती है, ये क्या कम है? बोलिए। सास को भी लग जाता है कि वो बहू का ये सनकीपन नहीं छुड़वा सकती, इससे अच्छा है कि खुद ही चुप हो जाए। एक रोज सास और बहू मंदिर जाते हैं, जहाँ सास की साड़ी वहाँ खड़ी भीख मांगने वाली से मिलती है। माँ जी क्या बात है, आपकी साड़ी उस भिखारन से कितनी मिल रही है ना? हाँ देखो तो, दोनों की साड़ी मिल रही है। क्या बात है कल्लू की अम्मा, तुम खुद को तो अफसर की बीवी बताती हो और ऐसी सिंपल सी प्लेन साड़ी पहनकर घूमती हो। सिंपल और प्लेन नहीं है ये साड़ी। तो क्या सोने के धागे से फूल बने हैं? कुछ भी सासू माँ, कुछ भी। हाँ बने थे इस साड़ी में सोने के धागे से फूल। मेरे पति लेकर आए थे मद्रास से स्पेशली मेरे लिए 10,000 की। ताहे भाई साहब इस भिखारन के लिए भी सेम टू सेम साड़ी लेकर आए होंगे 10,000 की। सास उस वक्त कुछ नहीं कहती, लेकिन बहू के साथ घर आती है और अलमारी से एल्बम निकाल कर लाती है। ये साड़ी देख रही है, ये वही साड़ी है जिसे मैंने अभी पहना था। इस साड़ी में ये जो चमकदार फूल दिख रहे हैं ना, ये सोने के धागों से काटे गए हैं। लेकिन तू लोकल वॉशिंग मशीन ब्रश से घिस कर सारे फूलों को निकाल कर साड़ी प्लेन कर दी।
मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। और तो और, जब मैंने तुझे तेरी गलती के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन तूने तो सबके सामने मेरा मजाक ही बना दिया। क्यों? बहू को समझ में आ जाता है कि अब से उसका कपड़े धोना बंद। कहानी है रामपुर गांव की, जहाँ के मर्द महिलाओं को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश में रहते। अरे अभी तक खाना नहीं आया, क्या मुझे एक और शादी करने की जरूरत है? नहीं जी नहीं, ऐसा मत करना, वरना मैं कहाँ जाऊंगी। खाना लेकर मैं अभी आई जी। गांव की पंचायत में भी फैसले हमेशा औरतों के खिलाफ ही रहते। मैं जो फैसला सुनाता हूँ वो भगवान की आज्ञा होती है। इस लड़के ने अपने मन से शादी करके अच्छा नहीं किया। लड़के को घर भेज दो और इसकी शादी इसकी जाति की किसी लड़के से करवा दो, लेकिन ये लड़के, इसे तो गांव के बाहर निकाल दो। नहीं नहीं जमींदार साहब, ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी मासूम है, इसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है। अरे कहाँ जाएगी ये बेचारी? कहाँ जाएगी? इतनी चिंता है तो पूरे परिवार का गांव निकाला कर देते हैं। बेचारे पूरे बसे बसाए परिवार को गांव छोड़ना पड़ता है। चाहे जो हो, अगर बेटियों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो गांव में रहने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ औरतों को दब कर रहना होगा। कोई भी अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता, सब ईश्वर की मर्जी से ही होगा। तभी गांव का एक आदमी दौड़ा दौड़ा आता है। सरपंच साहब, जमींदार साहब, वो कालिया है ना, उसकी बेटी पढ़ने के लिए शहर जा रही है। अच्छा, ये कब हो गया? और कालिया की हिम्मत कैसे हो गई ऐसा करने की? लेकर आओ उसे और उसकी बेटी को। बस फिर क्या था, हाजिर हो जाते हैं कालिया और उसकी बेटी सरपंच के सामने। और कालिया, ये क्या सुनने में आ रहा है? बेटी को इंजीनियर बना रहा है तू? और ये बता, गांव में तो स्कूल नहीं है, फिर कहाँ से इतनी क्लास पास कर गई तेरी बेटी? राधा, जो कि कालिया की बेटी है, उसे लगता है कि सरपंच उसकी तारीफ कर रहे हैं। सरपंच जी, मैंने ऑनलाइन पढ़ाई की है, डिस्टेंस लर्निंग से। सभी में मैंने अच्छे नंबर पाए हैं, जिसे देखते हुए शहर की इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे स्कॉलरशिप मिली है। वाह जी वाह, क्या होती है ये? पहले तो ये बताओ, फिर आगे की बात करते हैं। पूरा गांव राधा की बात सुन रहा था और राधा बोलती जा रही थी। तो ऐसे मैं फ्री में एक अच्छी शिक्षा लेकर गांव में जो कुछ परेशानियां हैं, जैसे बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी समस्याओं के लिए काम करूंगी। मैं गांव को शहर से जोड़ने के लिए पुल का निर्माण करवाने का प्रस्ताव रखूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही हमारा गांव भी तरक्की की राह पर चल पड़ेगा। राधा की बात सुनकर सारे गांव वाले ताली बजाने लगते हैं। सरपंच को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। चुप रह नादान लड़की, गांव के खिलाफ जाने के लिए तुझे गांव से बेदखल कर दिया जाएगा, वो भी पूरे परिवार के साथ। और हाँ, अगर ठीक से गांव में रहना चाहती है तो ये पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। हम तेरे लिए गांव का कोई होनहार लड़का देखेंगे। तभी गांव का एक आदमी बोल पड़ता है। अरे नहीं नहीं सरपंच जी, राधा बिटिया जो बता रही है, अगर वैसा हो जाए तो हम लोगों को पैसा कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ जी, और ना ही कोसों दूर पानी के लिए भटकना पड़ेगा। हमारे बच्चे भी अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे और आगे बढ़ेंगे, ना कि हमारी तरह खेती करते बैठेंगे। क्यों गांव वालों, राधा बिटिया का साथ देना चाहिए ना। सरपंच देखता है कि गांव राधा के साथ है तो वो चुप हो जाता है। वो घर आकर अपने सलाहकार से बात करता है, जो बहुत ही चालाक किस्म का इंसान होता है। अरे सरपंच साहब, आपको बहुत ही होशियारी से काम लेना पड़ेगा। एक बार गांव तरक्की कर गया, यहाँ के बालक पढ़ लिए तो कोई ना पूछेगा आपको। और फिर ये जो बेटा और बेटी है ना आपके, इनको भी आम लोगों की तरह ही जीवन जीना होगा। हाँ, लेकिन करे तो क्या करे?
वो ना आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस मैं जैसा बोलूं करते जाइए। अगले रोज सुबह जब गांव वाले सोकर उठते हैं तो राधा के घर के बाहर और साथ ही वो लोग जिन्होंने राधा का सपोर्ट किया था उनके घर के आगे लाल रंग से कल आऊंगी लिखा होता है। कल आऊंगी? यह क्या होता है? अरे यह तो खून से लिखा है, लगता है कोई भूत प्रेत या चुड़ैल का साया है। चलो सरपंच जी के पास चलते हैं। सभी सरपंच के पास जाकर उसे सारी बात बताते हैं। और ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। चलो, मैं एक बाबा को जानता हूँ, उन्हें बुला लेता हूँ। सरपंच बाबा को लेकर गांव के घर के बाहर जाता है। ओहो, तो ये वो चुड़ैल है जो उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो गांव को बदलने का सपना देखते हैं। वो गांव को ऐसे ही संपन्न देखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि कोई बाहरी यहाँ का कायाकल्प करे। क्या तुम लोगों में से किसी ने गांव को बदलने की सोच रखी है? तभी राधा की माँ रोते रोते आती है। मेरी राधा घर से गायब हो गई है। अरे कोई तो बचाओ, मेरी बच्ची कहाँ गई? ले गई वो चुड़ैल, तेरी बच्ची को ले गई। अब वो उसे श्रापित करके छोड़ेगी, उस पर चुड़ैल का साया हो जाएगा। तभी बुरी सी हालत में राधा भी वहां आ जाती है। उसके बाल चुड़ैल की तरह फैले होते हैं और कपड़ों में खून लगा होता है। सभी राधा को देखकर डर जाते हैं। माँ, पता नहीं मुझे कौन उठा कर ले गया था। अरे दूर दूर हो जा चुड़ैल, अब हम लोग इस गांव में नहीं रुकेंगे। अरे कैसे बातें कर रहे हैं आप? कल तो आप मेरे भरोसे गांव का हुलिया बदलने, अपने बच्चों को पढ़ाने और तरक्की उन्नति की बात कर रहे थे, तो आज क्या हो गया आपको? ये फिर तुम लोगों को बहकाएगी। ये चुड़ैल गांव में आ चुकी है, ऐसे ही ये तुम्हारे घर के बच्चों को भी ले जाएगी। गांव वाले राधा को गांव से बाहर निकाल देते हैं। उसके माँ बाप रोते रहते हैं लेकिन गांव वाले नहीं मानते। मैं भी अपनी बहन के साथ गांव के बाहर रहूंगा, लेकिन वो पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। वहीं सरपंच के घर पर सलाहकार कहता है। देखा, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। लेकिन अगले ही दिन सरपंच के घर के बाहर भी वही शब्द लिखे होते हैं और फिर सरपंच की बीवी कहती है, हमारी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है। तभी राधा का भाई वहां आ जाता है। अरे गांव वालों, मैंने सरपंच जी की बेटी को देखा था। वो चुड़ैल उसे उठाकर ले जा रही थी। अरे क्या मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं सरपंच जी, आप नहीं जानते। वो चुड़ैल अब आपकी बेटी में आ जाएगी, जैसे राधा के अंदर आ गई थी। तभी सरपंच की बेटी वैसी ही हालत में वहां आती है जैसे राधा आई थी। पापा, पता नहीं कैसे मैं गायब हो गई थी। चुड़ैल, इसके अंदर भी चुड़ैल का साया है, मारो इसे। अरे नहीं नहीं, इसे भी राधा के पास गांव के बाहर ही भेज दो। अरे चुप रहो, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी और चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता है। अरे कैसे बात कर रहे हो सरपंच जी? आप तो बोल रहे थे कि आपका फैसला भगवान का ज्ञान होता है, तो अपने पर बात आई तो अब आप ऐसे बोल रहे हैं। अरे ना ना ना, आपको अपनी बेटी को त्यागना ही होगा। अरे बुलाओ बाबा को। राधा का भाई बाबा को ले आता है, जिसे अब गांव वालों के डर के कारण सच बोलना पड़ता है। मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं तो मोची था। ये सलाहकार महोदय ने मुझे कहा था एक्टिंग करने को। अब वो मुझे पैसे देने वाले हैं। अब मुझे माफ कर दो। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी वहां राधा आ जाती है। देखा सरपंच जी, जब गांव के बच्चे साक्षर होंगे तो आप जैसे लोगों की चालाकी नहीं चलेगी। केला बेचने वाली चुड़ैल। एक बार की बात है,
जादूपुर नाम के एक गांव में करतब दिखाती एक औरत एक रेड्डी के लिए गांव में आती है। आइए आइए मेहरबान कदरदान, खाइए रोहड़ा के ताजे ताजे केले, कभी खाए नहीं होंगे ऐसे केले, पीले पीले केले खाइए। ये कहकर रोहड़ा हाथों में 4 केले लिए उन्हें सर्कल में जोर जोर से हवा में उछालती हुई करतब दिखाती है, जिसे देखकर आसपास के सारे बच्चे अपने अपने मम्मी पापा से उस औरत के पास जाने की जिद करने लग जाते हैं। पापा ऐसा तो सर्कस में बॉल से होता है ना, ये आंटी तो केले से कर रही है, चलिए ना पापा देखते हैं। रोहड़ा एक पतली सी तार पर चलती हुई केलों से करतब दिखाती है। आते जाते सभी लोग बाहर रुककर उसके करतब देखते हैं और वाह वाही करते नहीं थकते। जैसे ही एक आदमी पास आकर उसे पैसे देने लग जाता है, तब वो कहती है, अरे नहीं नहीं साहब, मैं करतब तो बच्चों के मन को बहलाने के लिए करती हूँ, धंधा तो मेरा केले का है। पीछे देखो मेरी रिड्डी, जो भी मेरे केले खाएगा मेरी तरह चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हो जाएगा। पता चलता है क्या कि मेरी उम्र 55 की है। अरे पर ऐसे ठंड के मौसम में कोई केला क्यों खाएगा? ये ऐसे वैसे केले नहीं है साहब, ये शरीर में गर्मी देते हैं, ठंड को दूर भगाए जो भी रोहिणा के केले खाए। पापा अगर मुझे केले नहीं मिले तो मैं घर नहीं जाऊंगी। तभी उसके पापा कहते हैं कि बेटा केले ठंड में कभी गर्मी नहीं देते, ये सब कहने की बातें हैं, सामान बेचने का तरीका है इनका। पर पिंकी नहीं मानती। मैं केले खाऊंगी। पिंकी की जिद के आगे नत्थू हार जाता है और उसे केले खरीद कर दे देता है। पिंकी खुश होकर केले घर ले आकर खाती है। अब मैं भी करतब करूंगी, कितना मजा आएगा, जादुई केले। पिंकी पहला केला खत्म भी नहीं करती कि वो बेहोश हो जाती है। दूसरे केले से एक काला धुआं आता है और रोहड़ा चुड़ैल बनकर बाहर निकल आती है। मेरे भूतिया केले बच्चे न खाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जादूपुर वालों, कब तक बचोगे? आ गई हूं मैं रोहड़ा, जिसका कोई नहीं कर सकता सामना। रोहड़ा पिंकी को गोद में उठाकर काले धुएं में कहीं गायब हो जाती है। शाम के वक्त नत्थू घर लौटता है और पिंकी को घर में ना पाकर उसकी माँ से कहता है, माँ पिंकी कहाँ है? अरे बेटा, उसे तो तू सुबह करतब दिखाने ले गया था ना, फिर कहाँ वापस आए तुम दोनों? मुझे लगा तू उसे अपने साथ मंडी ले गया होगा। हे भगवान, मेरी बच्ची कहाँ गई? मैं उसे घर ही तो छोड़कर गया था माँ। नत्थू गांव के घर कोने में अपनी बेटी को ढूंढता है, पर उसे वो कहीं नहीं मिलती। परेशान होकर आखिर रो रो कर नत्थू हिम्मत हार कर घर लौट आता है। अगली सुबह रोहड़ा फिर से करतब दिखाने आती है और इस बार पिंकी की तरह रोनी केले खरीद लेता है। 50 रुपए दिए थे पापा ने, सारे पैसों की मैंने केले खरीद लिए हैं। अब मैं भी आंटी की तरह ही करतबबाज बन जाऊंगा। यही सोचते हुए रोनी केले खाता है और पहला अकेला केला आधा खत्म भी नहीं करता कि चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। मेरे साथ चलने का समय आ गया है रोनी। ये तो बस शुरुआत है। अब इस गांव के सारे बच्चे धीरे धीरे मेरे कब्जे में होंगे, एक बच्चा भी नहीं बचेगा। ये कहकर रोनी को गोद में लेकर काले धुएं में अदृश्य हो जाती है। इसके बाद हर रोज गांव में से कोई ना कोई बच्चा गायब होता, पर ऐसा क्यों हो रहा है किसी को भी समझ में नहीं आ पा रहा था। रोज की तरह अपनी बेटी पिंकी की तलाश में नत्थू गांव के एक तालाब के पास बैठा रो रहा था। कहाँ गई मेरी पिंकी? शकुंतला के जाने के बाद एक वही तो मेरा सहारा थी। अरे उसकी आत्मा कोस रही होगी मुझे कि मैं अपनी बच्ची को संभाल भी नहीं पाया। नत्थू ये कहता हुआ रो ही रहा था कि तभी तालाब में से उसे शकुंतला की आवाज सुनाई देती है। कहाँ थी तुम शकुंतला? हमारी बच्ची और सारे गायब हुए बच्चे रोहड़ा के कब्जे में हैं। वो बच्चों को जो केले देती है उससे बच्चे बेहोश हो जाते हैं और उसके कब्जे में आ जाते हैं और वो उन्हें ले जाकर काली दुनिया में ले जाती है। पर वो ऐसा क्यों कर रही है? ये मैं नहीं जानती, पर उस दुनिया का रास्ता मैं आपको बता सकती हूँ। जहां ये नदी खत्म होती है
वहां एक केले का पेड़ है, उसके नीचे एक दरवाजा है, वहीं से रास्ता जाता है उस दुनिया का। ये कहकर शकुंतला की आत्मा गायब हो जाती है। गांव के सभी लोग झुंड बनाकर उसी रास्ते से काली दुनिया में चले जाते हैं और वहां देखते हैं कि सारे बच्चे वहां काम कर रहे थे। पापा मुझे ले चलो यहाँ से। पापा पापा। सभी बच्चे अपने मम्मी पापा से लिपट जाते हैं। तो तुम लोग यहाँ तक आ गए? क्यों हमारे बच्चों को पकड़ लिया तूने? तुझे शिकार ही बनाना है तो ले, हम सब आ गए हैं, हमें खा ले। नहीं, मुझे बच्चे चाहिए। मेरे बच्चे के बदले तुम लोगों के बच्चे। क्या मतलब? मैं इसी गांव में रहने वाली एक औरत थी। केले की चोरी के इल्जाम में मेरे बेटे को गांव वालों ने इतना मारा कि वो मर गया। उसी दिन मैंने ठान लिया कि गांव वालों का भी वही हाल करूंगी। कुछ दिन बाद बेटे के चले जाने के दुख में मैं भी मर गई और मेरी भटकती आत्मा एक चुड़ैल बन गई। और फिर मैंने बदला लिया तुम सबके बच्चे छीनकर। बर्दाश्त नहीं कर पाए ना? सोचो मुझ पर क्या बीती होगी। हमें माफ कर दो रोना। पता नहीं ये किसकी गलती थी, पर हम सभी माफी मांगते हैं। हमारी खुशियां लौटा दो, तुम भी तो एक माँ हो। गांव वालों की बात सुनकर रोना का मन पिघल जाता है और वो बच्चों को छोड़ देती है। उसके बाद काली दुनिया बच्चों के लिए जादुई दुनिया बन जाती है। अब कोई भी कभी भी वहां आ जा सकता था। कौन थी वो? मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और अपनी डिलीवरी के लिए अपने मायके गई थी। माँ ने मुझे फोन पर बताया, घर के पीछे की तरफ जो खाली जमीन थी ना, वहां पर एक नया कमरा बनवा लिया है। इतने सालों के बाद जैसे ही अपने घर में कदम रखा, कुछ अलग सा लगा। माँ, ये घर के पीछे की तरफ नया कमरा बनवाने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा, घर के पीछे दूर दूर तक खाली जमीन है। मेरे पापा को कई दिनों से लग रहा था कि यहाँ पर एक कमरा बनवा लेंगे तो ताजा हवा मिल जाया करेगी। अब तो ये सब छोड़ और चल जल्दी से दूध पी ले। माँ, मैं थोड़ी देर में पी लूंगी, आप सो जाओ। मैंने दूध का गिलास उठाकर उस खिड़की में रख दिया। पता नहीं कब आंख लग गई। अचानक से खिड़की के पल्लों के खड़कने की तेज आवाज आई। दूध का गिलास धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। जमीन पर गिरते ही दूध का रंग लाल हो चुका था। मैंने खिड़की से झांक कर बाहर देखा। चारों तरफ धुप अंधेरा था। उस अंधेरे की तरफ से कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे छोटे बच्चे आपस में खिलखिलाकर मस्ती कर रहे हो। इतनी रात को इतने घनघोर अंधेरे में बच्चों की आवाज कैसे आ रही है? घड़ी में वक्त देखा तो ठीक 12 बजे थे। देखकर मैं सन्न रह गई। बुरी आत्माओं और भूतों की कई कहानियां मैं सुन चुकी थी। वक्त भी कुछ ऐसा ही था। ऊपर से मैं प्रेग्नेंट। सुना था कि ऐसे वक्त में अक्सर बुरी आत्माएं औरतों का पीछा करती है, तो क्या मेरे पीछे भी? पसीने से तरबतर बड़ी मुश्किल से, जैसे कांपते हाथों से मैंने उस खिड़की को बंद किया। जल्दी से जल्दी उस कमरे से बाहर निकलकर माँ के पास जाने के बारे में सोचा, लेकिन जैसे ही दरवाजे की तरफ पलटी, लगा कोई साया हवा की स्पीड से दरवाजे के सामने से गुजर गया। मेरे गले में अटक कर रह गई। मैं जोर से चीख कर माँ को बुलाना चाहती थी, लेकिन वो आवाज खुद मेरे कानों तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो माँ तक कैसे पहुंचती? खिड़की के पल्ले एक बार फिर तेज हवा के झोंके से धड़ाम करने लगे और पूरी ताकत से मैं चीख पड़ी। जानती थी मेरी चीख की आवाज सुनकर कुछ ही सेकंड में माँ वहां पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मेरा कलेजा डर के मारे फटा जा रहा था। आखिर माँ ने मेरी आवाज क्यों नहीं सुनी? इतनी गहरी नींद में तो माँ कभी नहीं सोती। ठीक पीछे खुली हुई वो खिड़की। मुझ में इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं पलटकर उस तरफ देख भी सकूं। हवा का एक सनसनाता हुआ झोंका उसी वक्त मेरे कानों से आकर टकराया। लगा जैसे किसी ने दबी हुई आवाज में धीरे से मुझसे कहा, चले जाओ यहां से।
मैंने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए और एक बार फिर ताकत लगाकर जोर से चीखने की कोशिश की। माँ! पापा! मेरी आवाज उस कमरे की दीवारों से टकराकर वापस मुझे ही सुनाई दे रही थी। जितनी ताकत के साथ मैंने चीखने की कोशिश की थी, कुछ ही देर बाद उससे कहीं ज्यादा तेज और दर्दनाक चीख मुझे सुनाई देने लगी। ये आवाज ठीक मेरे पीछे खिड़की से आ रही थी। वो आवाज मेरे कानों में पिघलते हुए लोहे की तरह गिर रही थी। उन आवाजों में हैवानियत थी। वो आवाजें किसी इंसान की नहीं है, इतना मैं समझ चुकी थी। कांप रहे हाथों से मैंने अंधेरे में कुछ ढूंढने की कोशिश की। तभी अचानक मेरा हाथ बेड पर रखी टॉर्च पर पड़ा। किसी तरह ताकत लगाकर टॉर्च का बटन ऑन किया, लेकिन ये क्या? सामने दरवाजे पर 3 छोटी लड़कियां खड़ी हुई थी। उनके हाथ में स्टील के चमचमाते हुए चाकू थे। मैं घबराकर लड़खड़ाई और पीछे की तरफ हटी, लेकिन तब तक वो मेरे पास आ चुकी थी। उनकी गर्दन टेढ़ी थी और उनके हाथों के वो चाकू मेरे पेट को निशाना बनाने को तैयार। मैं जोर से चीखी, नहीं, छोड़ दो मेरे बच्चे को, मत मारो, मत मारो, छोड़ दो मेरे बच्चे को। सोनाली, क्या हुआ बेटा? तू इतनी डरी हुई क्यों है? उठ बेटा, क्या हुआ? हड़बड़ाकर मैंने अपनी आंखें खोली। देखा तो दिन निकल आया था। मां मुझे जगा रही थी। मेरा चेहरा पूरा पसीने से लथपथ था। क्या हुआ बेटा? तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? मैं अभी तक अपने पूरे होश में नहीं थी। वो मेरे बच्चे को मार देगी माँ। वो लड़की मेरे बच्चे को। मैंने घबराकर अपने पेट को छुआ। सब कुछ ठीक था। और वो दूध जो रात को यहाँ पर गिर गया था, उसका रंग लाल हो गया था। माँ ने हंसते हुए दूध का गिलास मुझे दिखाया। तुमने दूध पिया ही नहीं, पूरा का पूरा ऐसे ही रखा हुआ है। तुमसे कहा था ना सोनाली, सेहत के लिए लापरवाही ठीक नहीं बेटा। लेकिन मैंने तो सब कुछ अपनी खुली आंखों से देखा था। ये सपना कैसे हो सकता है?